यस प्लीज। तो देखो क्या था अपने पास, पहली बात तो ये थी सर कि अगर a माइनस बी का मॉड लेस देन एप्सिलॉन है फॉर एनी एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो, और एनी एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो, मतलब क्या है इसका एप्सिलॉन। अब देखो आप ये समझने से पहले आप ये समझो सेकंड नंबर वाला कि अगर मान लीजिए कि x है जो छोटा किससे एप्सिलॉन से है फॉर एनी एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो, ये समझने से पहले आप पहले इसको समझते हैं। एप्सिलॉन क्या है, एनी पॉजिटिव नंबर है, कोई सा भी पॉजिटिव नंबर हो सकता है, जीरो से बड़ा कुछ भी हो सकता है। तो इसका मतलब क्या है, अगर मैं नंबर लाइन पे दिखाऊं आप लोगों को तो ये माइनस इंफिनिटी, ये प्लस इंफिनिटी, ये कहीं जीरो होता है। एप्सिलॉन क्या होगा, जीरो से बड़ा, जीरो से बड़ा दैट मींस आप यही तो कहना चाहते हो, जीरो तो होगा नहीं, जीरो से बड़ा दैट मींस ये हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। एप्सिलॉन यहाँ पर पॉजिटिव इधर होता है, नेगेटिव इधर होता है, तो कुछ भी हो सकता है जीरो से बड़ा होगा। ये समझो इस बात, ये क्या लिखा पड़ा है कि वे सारे एक्स हैं जो एप्सिलॉन से छोटे हैं, मतलब और एप्सिलॉन क्या है, पॉजिटिव है, तो वे सारे एक्स हैं जो एप्सिलॉन से छोटे हैं। इसका मतलब क्या है, एप्सिलॉन है क्या, यहां से लेके यहां तक कुछ भी हो सकता है, और इससे छोटे, तो इससे छोटे एक्स क्या हो सकते हैं, या तो वो जीरो होगा सर, या जीरो से छोटा होगा, वही तो एक्स होंगे जो एप्सिलॉन, एप्सिलॉन तो यहां से लेके यहां तक कुछ भी हो सकता है। तो कौन से एक्स आएंगे, या तो जीरो आएगा सर, या वो इस तरीके से होंगे। तो मैं बोल सकता हूं x शुड बी लेस देन इक्वल टू जीरो होगा। नहीं आई समझ में भाई, वे सारे x हैं जो एप्सिलॉन से छोटे हैं, तो कौन से x ऐसे हैं जो एप्सिलॉन से छोटे हैं, एक तो जीरो होगा सर एप्सिलॉन से छोटा, और ये सारे छोटे होंगे एप्सिलॉन से। नहीं आई समझ में, बोल के दिक्कत। इसका मतलब क्या, वे सारे x हैं जो एप्सिलॉन से छोटा है, एप्सिलॉन तो ये है पूरा, तो x कौन होगा, या तो जीरो होगा या जीरो से छोटा होगा, x शुड बी लेस देन इक्वल टू जीरो। नहीं आई समझ में, ये बोल रहे थे आप, है ना, कि अगर दिस शुड बी लेस देन एप्सिलॉन देन x इज लेस देन इक्वल टू जीरो। अब आ जाए तीसरे नंबर की बात। अब इस पहले का एक्सप्लेन, a माइनस बी को मैं ले लूं x एक बार के लिए, क्या ले लूं x, तो आपको लिख रहा है कि x इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर एनी एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो। इसका मतलब क्या होता है, s लेस देन इक्वल टू जीरो, इसका मतलब मोड a माइनस बी लेस देन इक्वल टू जीरो। ये नंबर कितना हो गया, एक नंबर। बट आप जानते हो कि जो भैया किसी भी संख्या का जो मॉड होता है वो ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होता है कि नहीं, या जीरो होता है या जीरो से बड़ा होता है। ये कैसे लिखी, इस कंसेप्ट से। ये कैसे लिखा, हमेशा होता है भाई मॉड हमेशा जीरो या जीरो से बड़ा होता है। इन दोनों से क्या ले सकते हो, एक व दो से, या तो लेस देन हो या ग्रेटर देन इक्वल हो, तो क्या होगा, इक्वल होगा। a माइनस बी इज इक्वल टू, और किसी संख्या का मॉड कब जीरो होता है, जब अंदर वाली संख्या जीरो हो जाए। इसका मतलब a का मान किसके बराबर आ गया, b के बराबर। ये था कंसेप्ट। नहीं समझ में, याद रहेगा ये, जितना जल्दी याद रखोगे इसे उतना आप लोगों के लिए अच्छा। तो जब भी a माइनस बी लेस देन एप्सिलॉन फॉर एनी एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो दैट मींस a बराबर b। कैसे किया सर, इसको x मान लो, इसको क्या मान लो x, तो x लेस देन एप्सिलॉन, x लेस देन एप्सिलॉन मतलब x लेस देन इक्वल टू जीरो। ठीक है, अब x का मान रख दो, a माइनस बी मॉड लेस देन इक्वल टू जीरो। ये तो इससे निकाल लिया, ये हमेशा होता है, दोनों ने क्या कह दिया सर, जीरो होगा ये, देन a माइनस बी बराबर जीरो। करो बॉक्स बना करके, ऐसे बॉक्स बना लेना और थ्योरम के जस्ट नीचे लिख लेना। किसी को देखने में प्रॉब्लम हो तो उधर बैठ सकते हो, है ना, अगर स्टैंड से प्रॉब्लम आ रही हो तो उधर बैठ जाओ, कोई दिक्कत नहीं, अपने हिसाब से फ्रेश हो जाओ। मैंने आपको भी बताया था मेरे को डबल मेहनत करनी पड़ती है अदरवाइज घर जाकर।
बॉक्स बना के ऐसे लिख लेना है ना, जिससे आपको ये रहेगा, ये थ्योरम देख के नहीं जाना, बट आपको रिमेंबर रखना है कि जब भी a माइनस बी लेस देन एप्सिलॉन फॉर एनी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 आए, आप तुरंत क्या लिख देना, a बराबर b। बड़े आगे मिटाऊं, चलिएगा। कल वाली थ्योरम का लास्ट रह गया था, है ना, लास्ट में आधी सी रह गई थी, जो कहाँ तक कर ली थी लिखा हो गया, फाइव डैश जेड इज इक्वल टू दिस। तो ये आ गया था, देखिएगा लास्ट में उस थ्योरम में कि भाई मैं थोड़ा सा लिख देता हूँ ना, जो आया था रिजल्ट, मॉड फाइव क्या था यहाँ पर, जेड प्लस एच माइनस फाइव जेड अपॉन एच माइनस में एफ ऑफ जेड इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर एनी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0। एक था कि नहीं, तो a माइनस बी लेस देन एप्सिलॉन फॉर एनी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0। इसका मीनिंग क्या होगा, a बराबर b, मतलब फाइव जेड प्लस एच माइनस फाइव जेड अपॉन एच इज इक्वल टू बी, दैट मीन्स एफ जेड। दोनों तरफ लिमिट ले लीजिए, एच टेंड्स टू 0, लिमिट ऑफ एच टेंड्स टू 0 फाइव जेड प्लस एच माइनस फाइव जेड अपॉन एच, लिमिट ऑफ एच टेंड्स टू 0 एफ जेड। इसका मान आप लोगों ने बताया था फाइव डैश जेड, और यहाँ तो एच है ही नहीं है जेड पे, जेड ही जेड है, तो क्या बचेगा, ओनली एफ जेड। ये प्रूव कर लिया था अपन ने। कोई नंबर दिया था इसे, क्या नंबर देना चाहिए बताओ, 4 नंबर। अच्छा, अपन देखो इस थ्योरम में कर क्या रहे थे, मैं आपको बताऊं कि अपन एनालिटिक लेके चले थे, अपन को प्रूव करना था इसका इंडेफिनिट इंटीग्रल होता है। इंडेफिनिट इंटीग्रल के लिए दो बातें होती थी, एक तो उसका अवकलन एफ जेड के बराबर आ जाए, और खुद भी क्या हो, एनालिटिक। तो अब आप देखिएगा, यहां से एफ जेड एनालिटिक है, ये दे रखा है, तो इसका मतलब कौन एनालिटिक हो जाएगा, एफ फाइव डैश जेड एनालिटिक। यहां एफ जेड एनालिटिक फंक्शन है, एनालिटिक फंक्शन है, तब फाइव डैश जेड भी क्या होगा, एनालिटिक फंक्शन होगा, एनालिटिक फंक्शन होगा, एनालिटिक फंक्शन होगा। अच्छा, फाइव डैश जेड एनालिटिक वही हुआ है, तो ये केवल तभी संभव होता है जो फाइव जेड खुद क्या होता है, एनालिटिक। मान लो ये कंसेप्ट होता है कि भाई फाइव डैश जेड अवकलन कर रहे हैं तो एनालिटिक आ रहा है, तो ये तभी पॉसिबल होता है कि जब फाइव जेड खुद भी क्या हो, एनालिटिक हो। तब फाइव जेड स्वयं भी क्या होगा, एनालिटिक होगा, एनालिटिक होगा। और दो बातें होगी, फाइव जेड एनालिटिक भी है और उसका अवकलन किसके बराबर है, एफ जेड के बराबर है। इसका मतलब दैट इंप्लाइज फाइव जेड कोमा एफ जेड का कौन सा इंटीग्रल है, अनिश्चित समाकल बोल दो या इंडेफिनेट इंटीग्रल है, इंडेफिनेट इंटीग्रल है। हेंस खींचो, लिखाऊं लॉग के इसी here f z is analytic function, then phi dash z is also analytic, then phi dash z is also analytic, then phi z itself a analytic function, then phi z itself a analytic function, that implies phi z is indefinite integral of f z, that implies phi z is indefinite integral of f z, indefinite integral of f z।
हेडिंग डालो, लास्ट एंड फाइनल थ्योरम इस चैप्टर की। सम्मिश्र फलनों के लिए समाकलन गणित का मूलभूत प्रमेय, समाकलन गणित का मूलभूत प्रमेय, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस फॉर कॉम्प्लेक्स फंक्शन। लिख ले, कथन लिखे इसका, कथन। यदि एफ जेड किसी एक संबद्ध क्षेत्र कैपिटल जी में विश्लेषिक है तथा फाई जेड एफ जेड का अनिश्चित समाकल है, अनिश्चित समाकल है, तब a, b बिलोंग्स टू g के लिए सिद्ध करोगे, सिद्ध करोगे सिद्ध करोगे, ये सिद्ध करना है बेटा, a to b एफ जेड डी जेड फाई b माइनस फाई a। अब किस मिली ना बुक में? यस सर। चलिए इंग्लिश मीडियम वाले बुक से देख लो, कौन है इंग्लिश मीडियम के यहाँ पर? तो ये अच्छा देखो, ये वाली थ्योरम भाई लास्ट ईयर आरआर कॉलेज में आ चुकी है, और दुर्भाग्य देखिएगा 3 बैच में से 2 बैच में कराई थी ये, और 1 बैच में नहीं कराई। भूल गया यार, छोटी सी थ्योरम थी, याद ही नहीं। वो आगे बच्चे कह रहे थे सर हमको नहीं कराई, भाई अब नहीं कराई, नहीं कराई, 2 में आधी थी, 1 में गया, बट अपन कर लेते हैं इंपॉर्टेंट थ्योरम में, बाकी है बहुत छोटी थ्योरम। पिछले में अपन ने देखो क्या प्रूफ किया है, प्रूफ देखिए आप इसका, बहुत छोटा सा प्रूफ है। ये प्रूफ है इसका कि ये दे रखा है कि फाई जेड क्या है, एफ जेड का इंडेफिनिट इंटीग्रल है, अनिश्चित समाकल है, ठीक है ना। तो क्या है, गिवन डेट, गिवन डेट क्या दे रखा है बेटा, फाई जेड इज इंडेफिनिट इंटीग्रल, इंडेफिनिट इंटीग्रल ऑफ स्मॉल एफ जेड। और पिछली थ्योरम में क्या है, अगर फाई जेड इंडेफिनिट इंटीग्रल है तो लिखा था ना पिछली थ्योरम में, फाई जेड का मान क्या लिखा था अपन ने, z0 टू जेड एफ एच जेड डी एच जेड, कुछ भी लिख लो, बताया था ना कल यार, कुछ भी लिख लो, जेड लिख लो, टी लिख लो, पी लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो फाई जेड का मान क्या आएगा, z0 से जेड एफ जेड डी जेड फॉर ऑल जेड बिलोंग्स टू जी। ये कल अपने प्रूव कर लिया था। अच्छा, यहां सिर्फ इस पर डिपेंड होता था, कल आपको बताया था, यहाँ 2 पुट करोगे तो 2 आ जाएगा, यहाँ 3 पुट करोगे तो 3 आ जाएगा। अब जैसे मैंने a पुट कर लिया, पुट z इज इक्वल टू a इन 1, मतलब z की जगह मैंने a ले लिया, z की जगह क्या ले लिया, a। तो लिख के समझ आ गया यहाँ पर, फाई a z0 टू a एफ जेड डी जेड। यहाँ पे तो कोई फर्क नहीं होगा, क्योंकि यहाँ t भी हो सकता था, p भी हो सकता था, कुछ भी हो सकता था। That will take as number 2। अब z की जगह फिर से ले लो, पुट z टेंड्स टू बी इन 1 के अंदर, होता है एक बार, है ना।
सुबह वाले बच्चों से भाई हाथ जोड़ के निवेदन किया है भाई, आप इवनिंग आना स्टार्ट करें। और बैच बढ़ता जा रहा है यार लगातार। भीड़ के मारे ऐसा तो पहले चलो डर लगता है यार, कोई आ जाए तो लोग कहे यार यार सर अब तो डिस्टेंस ही नहीं है। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही इजी थ्योरम है ये। अच्छा जब 1 के अंदर इनपुट कर दिया तो क्या आ जाएगा, 5b z0 से लेकर के b तक f z dz, ये नंबर कौन हो गया 3। अब देखो 5b माइनस 5a चाहिए, एक काम करो 3 में से 2 को घटा दो, 3 में से आपने घटा दिया 2, क्या रिजल्ट आया 5b माइनस 5a। 5b का मान देना देख लो ना, उतार बार में लेना, z0 टू b 5b में से घटा दिया तो इसमें से z0 b f z dz माइनस फिर z0 टू a z0 टू a f z dz, ये z0 टू b एफ जेड डी जेड माइनस माइनस प्लस उलट दो इसे, ए से लेकर के z0 एफ जेड है डी जेड, पता है कि नहीं है, जब लिमिट चेंज कर देते हैं तो इंटीग्रेशन का साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। अगले स्टेप में इस वाले को पहले लिख दो और इस वाले को बाद में लिख दो, सही है कि नहीं है। तो कितना हो जाएगा, ए से लेकर के z0 एफ जेड डी जेड प्लस z0 टू बी एफ जेड एंड dz, a से z0 z0 टू b, क्या आंसर आ जाएगा, a से लेकर के b f z एंड dz, इसकी वैल्यू है ये 5b माइनस 5a की, और ये प्रूव करना है, कर लीजिए को। अपने वो थ्योरम कर ली क्या, बहुत संबंधित क्षेत्रों के लिए कौन सी रूल प्रमेय है, स्टेटमेंट ही लिखाया था, और फिर आपने प्रूफ नहीं के लिए बोला, दिखाइए एक बार नोट भी बात एक से संबंधित क्षेत्र बता दिया भाई, तो थ्योरम रह गया ना, उस थ्योरम को करते हैं अपन, है ना, इंपॉर्टेंट थ्योरम है। देखो एक बार हेडिंग डालो, बहुत संबंधित क्षेत्रों के लिए कौशी ऊर्जा प्रमेय, बहुत संबंधित क्षेत्रों के लिए कौशी ऊर्जा प्रमेय, हेडिंग डालो, बहुत संबंधित क्षेत्रों के लिए कौशी ऊर्जा प्रमेय, कौशी ऊर्जा थ्योरम फॉर मल्टी कनेक्टेड रीजन, बुक दिखाना एक बार, बहुत संबंधित क्षेत्रों के लिए कौशी ऊर्जा प्रमेय।
लिखो 7.7.1 है ना, पेज नंबर 302, सॉरी 203। लिखो कथन लिखो इसका। माना कि समृत वक्र कैपिटल सी, माना कि समृत वक्र कैपिटल सी में कई समृत वक्र C1, C2 कैपिटल C1, कैपिटल C1, कैपिटल C2 डॉट 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 स्थित है। दोबारा बोलता हूं, माना कि समृत वक्र कैपिटल C में कई समृत वक्र C1, C2 डॉट 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 स्थित है। यदि वक्रों के मध्य स्थित प्रदेश, यदि वक्रों के मध्य स्थित प्रदेश तथा वक्र C पर, तथा वक्र C पर fz विश्लेषिक फलन है, fz विश्लेषिक फलन हो, तो विश्लेषिक फलन हो तो ये लिख रहे हैं इंटीग्रेशन C fz dz का जो मान होगा वो C1 fz dz C2 fz dz प्लस डॉट 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 Cn fz dz। स्टेटमेंट करे प्रूफ, प्रूफ देखो बेटा, बताओ पार काट रेखाएं क्या होती है? वो वे रेखाएं जो बहुत संबंधित क्षेत्र को एक सा संबंधित क्षेत्र में कन्वर्ट करती है। चलिए ये कोई मान लीजिए कोई डोमेन है, ठीक है, ये इसके अंदर कोई वक्र है जैसे C1, C2, C3, Cn, n वक्र है, C1, C2, C2, C3, Cn। ये दे रखा है कि जो इनके बीच में जो रीजन है ना, ये वाला रीजन, इस रीजन के अंदर जो डॉटेड है, ये जो रीजन है, इस रीजन के अंदर जो इसके बीचों बीच है, ये वाला रीजन, समझ रहे हो नहीं? ये बीचों बीच, अंदर नहीं, ये तो हॉल है। बताया था आपको जिस दिन एक कंसेप्ट बताया था बहुत संबंधित क्षेत्र वाला, हाँ आप लोगों को बताया था कि ये क्या सीन है, बहुत संबंधित क्षेत्र है एक से संबंधित क्षेत्र है? बताओ, बहुत संबंधित क्षेत्र है क्योंकि क्या नजर आ रहे हैं आपको? हॉल नजर आ रहे हैं इसमें। आप बड़े प्यार से चित्र बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा रहेगा इसे भी भर देते हैं। जहां आपका ये छायांकित भाग है, डॉटेड रीजन है, इसमें फंक्शन क्या दे रखा है? एनालिटिक, विश्लेषिक फलन। अब इस बहुत संबंधित इसके बीच में विश्लेषिक फलन है, लेकिन मैं बोलूं टोटल अगर C के अंदर बात करूं, क्या C के अंदर फंक्शन एनालिटिक है? नहीं है, क्योंकि इसके अंदर कौन आ रहे हैं? हॉल आ रहे हैं, इसमें तो एनालिटिक नहीं है। इस बीच वाले क्षेत्र में क्या है? ये एनालिटिक है। अब मैंने क्या किया कि यहाँ पर पार काट रेखाओं से हटा करके इसे किसमें चेंज कर दिया? एक सा संबंध क्षेत्र में। तो इस तरीके से मैंने कर दिया। ये कौन सी रेखाएं खींच दी? पार काट, बताया था कागज चीर कर बताया था आपको, वो रेखा खींच दी। उसी टाइम करा देना चाहिए था, पता नहीं क्यों भूल गया यार मैं। ऐसे ही ये एक पार काट रेखा खींच दी, चुपना एक फाड़ दिया कागज को, आपको अलग अलग दिखाया गया, बहुत पास में है। ऐसे ही यहाँ पर एक पार काट रेखा खींच दी, क्रॉस कट लाइन है, ऐसे ही यहाँ पर खींच दी एक पार काट रेखा है। जैसे मान लीजिए आपने AB खींच दी है, ये आपने PQ खींच दी, ये आपने RS खींच दी, ये आपने और सिंबल खत्म हो गए, M, ये अपने पार काट रेखा। अब बताइए कि
अब जो बाहर का क्षेत्र एक तरह सी, अब ये क्षेत्र निकल गया क्या, होल निकल गई, ये क्षेत्र तो गायब हो गए क्योंकि अब तो यही बचा मेरे पास। अब तो फंक्शन एनालिटिक है। पहले जब ये बंद था तो इसके अंदर भाई क्षेत्र था, ये एनालिटिक नहीं था। लेकिन अब जो ये नया वाला है मेरे पास, इसमें से ये तो हटा दिया आपने, इसमें फंक्शन क्या है, एनालिटिक। ये जो नई एक ही तरीके चक्र चलाया, ऐसे चलाया, ऐसे चलाया, ऐसे चलाया, एक ही तरीके चक्र चलाया, एक ही तरीके चलाया, मतलब ऐसे चलने लगा मैं, ये चलने लगा, ये चलने लगा, यहाँ से ऐसे चलने लगा, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, और फिर ऐसे, फिर ऐसे, ये इधर, ये इधर, ये इधर, ये इधर, ये इधर, ये इधर, ये एज इट इज, ये दिस 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 एंड नेक्स्ट क्लियर। अब जो मेरे पास जो एक गामा रीजन बना है, गामा एक रीजन बना है, एक तो उसमें सी है, गामा बाउंड्री देखो, बाउंड्री कौन सी है, सी तो होगी है बाहर वाली, सी तो क्या होगी है बाहर वाली, और बढ़ गई है, गामा कौन सी बढ़ गई है, ए से बी, फिर C1, फिर B2A, समझ रहे हो कि नहीं है, ए से बी, फिर C1, फिर B2A, ये बाउंड्री एक्स्ट्रा होगी ना इसमें। सी तो क्या थी, केवल बाहर की थी, अब गामा में कौन आ रहा है शामिल, सी तो आएगी बाहर की, और एक बाउंड्री ये भी है, A2B, C1, B2A, नहीं ये बाउंड्री एक्स्ट्रा होगी कि नहीं। अरे कागज दो, फिर एक कागज पढ़ लो, कोई सा एक कागज तो समझना है तो बोलो, रफ कोई सा भी एक रफ कागज। बहुत लेट समझ रहे हो, आपका बैच काफी स्लो होता जा रहा है। ये मैं थोड़ा वहां भी कराई थी मॉर्निंग, वहां बच्चे एक बार नहीं समझ गए। दिस इज द मल्टी कनेक्टेड रीजन। अब सी बाउंड्री कौन सी है बेटा, ये बाउंड्री है सी, दिस बाउंड्री इज सी, ठीक है। अब मैंने क्या किया, इसको यहां से पार काट रेखा खींची। अब तक तो ये क्षेत्र है सी के अंदर, अभी चारों तरफ बाउंड्री है, सी के अंदर ये क्षेत्र है, ये भी क्षेत्र है, ये भी क्षेत्र है, इसका फंक्शन एनालिटिक नहीं है क्योंकि भाई ये हॉल में तो कोई जगह ही नहीं है। अब मैंने देखो इसे हटा दिया, हट गया, है ही नहीं है, इसको भी यहां से फाड़ के हटा दिया, है ही नहीं है, और फिर इसके बाद इसको यहाँ से फाड़ के हटा दिया। अब सी कौन सी थी, सी तो बाहर की थी, उसके साथ साथ ये बाउंड्री एक्स्ट्रा होगी ना, सी ये और फिर ये बाउंड्री नहीं हुई एक्स्ट्रा, फिर सी पर ही चल रहे हैं, फिर इधर आए, दिस बाउंड्री, दिस बाउंड्री, दिस बाउंड्री एक्स्ट्रा होगी कि नहीं, और जो ये बाउंड्री बन रही है वो गामा एक्स्ट्रा बाउंड्री को मिला करके वो क्या बन रही है, गामा, वो क्या बन रही है, गामा बन रही है। दिस इज द गामा, सी बाहर की हो गई, फिर A2B, फिर C1, फिर B2A। अच्छा इसे इतने पास पास है, ये देखो कितने पास पास है, ये चाहे A से B पर जाओ फिर B पर A पर जाओ, एक ही बात है, ठीक है कि नहीं, अलग अलग पॉइंट नहीं दिए अपन ने। अच्छा तो A से B नहीं है समझ में, अब आप बढ़ जाओ यार, आप कितना कमजोर हो, C1, फिर उसके बाद आप इसमें AC पे चल रहे हो, फिर PQ चलोगे, फिर C2 पर चलोगे, और फिर किस पर चलोगे, QP पर चलोगे, और ऐसे लगाते चलते चले जाओ। अब चूंकि आपने ये क्षेत्र निकाल दिए, है ही नहीं है ये क्षेत्र, है ना, मान लो कागज नहीं है ये तो, और जो आपको ये कागज नजर आ रहा है यहाँ पर फंक्शन क्या है, एनालिटिक, और एनालिटिक फंक्शन है तो कॉसी-कूर्चा प्रमेय कहते हैं इसका इंटीग्रेशन कितना होगा, 0। बताया था ना, अगर फंक्शन विश्लेषिक है तो इंटीग्रेशन C f z dz क्या होगा, 0। लेकिन C में तो एनालिटिक नहीं था ये, C तो टोटल आगे था, लेकिन अब जो ये गामा बन रहा है उसके अंदर क्या है, फंक्शन एनालिटिक। तो मैं बोलूंगा कॉसी-कूर्चा प्रमेय से, कॉसी-कूर्चा प्रमेय से फलन fz C में नहीं गामा में क्या है, विश्लेषिक है, एनालिटिक है। और गुरुजी जब विश्लेषिक है तो कॉसी-कूर्चा ने ये कहा था गामा f z dz का मान कितना होगा,
कोई समस्या नहीं। अब गामा को कैसे लिख सकता हूं भाई? देख गामा है क्या, गामा ये है, गामा सी है, पूरा सी है कि नहीं, टोटल बाहर वाला बात तो सी एफ जेड डी जेड प्लस में। अरे ऐसे नहीं कर लेते, जैसे 1 से लेकर अगर 4 लिखा पड़ा है तो क्या इसे अलग अलग तोड़ सकते हो? 1 से 2 एफ जेड डी जेड, फिर 2 से 3 एफ जेड डी जेड, फिर 3 से 4 एफ जेड डी जेड, नहीं कर सकते? ऐसे तोड़ ले रहा हूं उसे, तो पहले तो सी हो गया बाहर का, फिर किस पर चलोगे? ए से बी एफ जेड डी जेड, फिर किस पर चल रहे हो? C1 पर एफ जेड डी जेड, फिर किस पर चल रहे हो? बी से ए पर एफ जेड डी जेड, फिर ये तो सी पर ले लिया अपन ने, इस वाले इंटीग्रेशन कैलकुलेट कर लिया इसे, फिर किस पर चलोगे? पी से क्यू पर एफ जेड डी जेड, फिर किस पर चलोगे? C2 पर एफ जेड डी जेड, फिर किस पर चलोगे? QP पर एफ जेड डी जेड, और लगातार चलते चलोगे, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। सही है कि नहीं? सारे आ जाएंगे डॉटेड डॉटेड, ये 0 हो गया। बट यार गौर करने वाली बात है, सी पर किस कौन सी डायरेक्शन में चल रहे हो आप? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। भाई घड़ी की विपरीत यही होती है, एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉक के एंटी चल रहे हो। लेकिन आप यहां नजर मारो, इसमें क्या चल रहा है? क्लॉकवाइज, तो दोनों रिवर्स में है, दोनों क्या है? तो क्योंकि सर बाहर वाला एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है तो इसमें भी एंटी लेना था, लेकिन ले क्या लिया अपन ने? तो सिर्फ चिन्ह क्या आ जाएगा यहाँ पर? माइनस। क्यों? क्योंकि इसे भी क्या लेंगे? एंटी क्लॉकवाइज, माइनस C2, ऐसे क्या जाएगा? माइनस में C3। नहीं आई समझ में? चिन्ह अलग क्यों आया यहाँ पर? क्योंकि बाहर वाले में तो किधर चल रहे हैं? एंटी क्लॉकवाइज, और अंदर कहाँ चल रहे हैं? क्लॉकवाइज, रिवर्स में है ना, तो रिवर्स दिखाने के लिए क्या कर दिया उसको? माइनस का चिन्ह लगा दिया। सही है कि नहीं? अब बढ़ते हैं। आपको एक बात पता होगी, आप अगर 1 से 2 गए, एफ जेड डी जेड का मान जो भी आएगा उसमें अगर आप लिमिट को चेंज कर देते हो, 2 से 1 कर देते हो, तो किसका अंतर आ जाता है? ओनली माइनस का। वैल्यू तो सेम रहती है, वैल्यू क्या रहती है? सेम रहती है। जैसे 1 से 2 गए और 2 से 1 आए, तो किसका अंतर आएगा? ओनली माइनस का। किसका अंतर आएगा? तो अगले स्टेप में देखो क्या मैं ये कर सकता हूं, जस्ट 1 सेकेंड। देखो C एफ जेड डी जेड प्लस AB एफ जेड डी जेड। देखो माइनस में अगर मैं माइनस C1 के अनुदिश गया, जो भी वैल्यू आई, और C1 के अनुदिश जाऊं, किसका अंतर होगा? ओनली माइनस। तो मैं इसके आगे क्या लगा सकता हूं? माइनस C1 एफ जेड डी जेड। तो माइनस C1 के गया, जो भी वैल्यू आई, और अगर C1 के अनुदिश जाता, उसमें किसका अंतर होगा? ओनली। नहीं है समझ? अरे भाई जब ऐसे घूमे, जो भी वैल्यू आएगी, और जब आप उल्टा घूमोगे उसमें किसका अंतर होगा? ओनली माइनस का। तो माइनस C1 पे चल रहा था और किस पर चल रहा हूं? C1 पर, तो किसका चेंज आएगा? ओनली माइनस का। सिमिलरली अब A से इधर B से A पर जा रहे हो, लेकिन अगर A से B पर आता तो किसका बदलाव आता? ओनली वैल्यू में किसका परिवर्तन आता? ओनली माइनस का। फिर P से Q पर चल रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, एफ जेड डी जेड, लेकिन C2 पर चल रहे हो, माइनस C2 पर, लेकिन अगर C2 पर चलो तो किसका अंतर आएगा? ओनली माइनस का। C2 एफ जेड डी जेड, और फिर P से Q है, अगर Q से P गया हूं और P से Q जाता तो किसका चेंज आता? एफ जेड डी जेड इज इक्वल प्लस डॉट 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 इज इक्वल टू 0। कुछ कटे, AB से AB कट गया, PQ से PQ कट गया, LHS में तो इसे ही रखो, और बाकी जो माइनस वाले हैं, प्लस में C1 एफ जेड डी जेड, प्लस में C2 एफ जेड डी जेड, प्लस डॉट डॉट खींचो। चित्र बनाओ आप, पहले थ्योरी बात करेंगे, ओनली आप चित्र बनाएं।
थोड़ी बहुत थ्योरी लिखेंगे इसकी, है ना। अब बस चित्र बनाए तो करिए, कोई दिक्कत नहीं है। बना लिया चित्र। चित्र बनाने के बाद आप लिखना स्टार्ट करें। यहाँ इस वाले गैप में प्रूफ से यहाँ लिखना स्टार्ट करें। लिखो, बनाइए। बाहर बाद में लेना, कोई दिक्कत है? ठीक है, लिखो। दिया गया है कि सी कोई कंटूर है। दिया गया है कि सी कोई कंटूर है जिसके अंदर C1, C2, C3 डॉट 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 समवृत्त वक्र है। डॉट 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 समवृत्त वक्र है। सी तथा इन वक्रों के मध्य के क्षेत्र में, सी तथा इन वक्रों के मध्य के क्षेत्र में FZ विश्लेषिक फलन है। FZ विश्लेषिक फलन है। लाइन चेंज करके लिख लेना। चूंकि यह क्षेत्र बहुत संबंधित क्षेत्र है, चूंकि यह क्षेत्र बहुत संबंधित क्षेत्र है, तब पारकाट रेखाओं की सहायता से चित्र में दर्शाए अनुसार इसे एक से संबंधित क्षेत्र में परिवर्तित करते हैं। इस एक से संबंधित क्षेत्र की परिसीमा, माना गामा है। इस एक से संबंधित क्षेत्र की परिसीमा माना गामा है। इस गामा में, दोबारा बोलूं, ठीक है भाई, इस गामा में फलन FZ विश्लेषिक होगा। इस गामा में फलन FZ विश्लेषिक होगा। तब कौशी-गूर्सा प्रमेय से, अब खींच लो भाई जो आपको बोर्ड में नजर आ रहा है। सिलेबस तो महाभारत है, समझ रहे हो नहीं है? आप जो है ना पैसे देते टाइम तो समझिए 100 रुपया कम कर लो, 50 रुपया कम कर लो। हकीकत में भाई विश्वास कीजिए, इतनी मेहनत है इन पेपरों में। अब आप जब सिलेबस दिया होगा तब देखना। एक्चुअल में मेरे कराता भी कुछ ज़्यादा ही हूँ मैंने खुद ने फील किया। मैंने एक बार अदर टीचरों के नोट्स देखे, आप यकीन मानिए कि हवाओं में हाफ करा के काम चला रखा है। तो भाई ये सिलेबस लेंदी है, आप पैसे तो कम करा ले, तो मैं ये नहीं कह रहा कि भाई कर भी देते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है भाई, 50 रुपये में कोई विशेष फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हाँ ये है कि इन पेपरों में सच में मेहनत है। आप जिस दिन सिलेबस दिया होगा उस दिन देखना कॉम्प्लेक्स में कितनी मेहनत कराई है, कितने तगड़े नोट्स बने हैं आपके। और अभी तो रिगाव में ही अभी चल रहा है, तीसरा चैप्टर ही चल रहा है, बहुत चैप्टर है इसमें।
बच्चे ना पैसे जमा कराते हैं, गुरुजी ये गुरुजी वो गुरुजी वो। इस वाली बात थर्ड ईयर का रिजल्ट बड़ा शानदार आया भाई, सब बच्चों को शानदार गया। मैथ्स में काफ़ी बच्चों के 50 में से 50, एक एक पेपर में नहीं, तीन दो दो पेपरों में 48, 47 और 50। किसका? सेकंड ईयर का। किसका? सेकंड ईयर का। क्यों? पास हो गया सर अब। अच्छा फिर आ गया रिजल्ट। पास तो नहीं हुआ। हाँ ये तो अच्छा नहीं है। अरे वो तेरा पास होना भाई, मत से मतलब ब्रिज वालों को देखो, बैग लगी। हाँ बैग लगा प्रमोट दी में भी है, प्रमोट में भी बैग लगी। प्रमोट में भी बैग लगा दी है। उसमें क्या था कि जैसे फर्स्ट ईयर में किसी के 2 पेपरों में बैग है, सेकंड ईयर में उन्हीं 2 पेपरों में बैग। मेरे सर निकल गए फर्स्ट ईयर में जब दिया मेरा सेकंड ईयर का। ये कह रहे पुराने रिजल्ट के हिसाब से। वही तो भैया, उन्होंने भैया आपके साथ टंटा फंस गया ना, तो फिर तेरा अच्छा ही निकलेगा, भगवान ना करे तेरे को पीछे बैग। आरयू ने कही है ना कि कोई फेल नहीं होगा, मतलब कितना ड्यू रहेंगे पेपर। अच्छी बात है भाई। अब देखते हैं क्या होता है। अरे कुछ नहीं भरोसा भैया, पेपर ले लेते ज़्यादा अच्छे रहते हैं। अरे भाई नहीं क्या, तेरी मार्कशीट में वो तो फंसने वाले बच्चों को तो खैर चलो सही है, मार्क्स दिखा रहे, नहीं तो डॉटेड दिखा देते तो फंस जाता उसमें, प्रमोट लिखा आ जाता ना, प्रमोट कर दिया, सरकार का कुछ भरोसा नहीं है। अब उन बच्चों को थर्ड ईयर वाले बच्चों की मार्कशीट तो अच्छी दिखेगी, जैसे 2 साल की थी 3 साल की भी अच्छी है भाई मार्क्स है उनके। अब न पढ़ने वाले तो ससुर फेल हो जाए, क्या दिक्कत है? ना पढ़ो तो तुम तो कभी ना पढ़ो, क्यों भाई? लवकेश गलत कहीं सही गई? ना पढ़ने वाले बच्चों को नुकसान क्यों किया जो पढ़ते हैं? ना पढ़ने वाला तो फेल हो, जो डिजर्विंग कैंडिडेट है फेल हो रहे लाइक हकीकत में फेल हो जाए। थर्ड ईयर की कॉपी में भाई 1 पेज लिख रखा है उसने, 1 पेज ओनली स्टार्टिंग का, और क्या उम्मीद है पास करते? क्यों करते पास भाई? कोई खैरात थोड़ी लूट रही है वो सब बच्चों को, भला क्यों हो जाए भला? अब डिजर्विंग चलो भाई थोड़ा बहुत लिखा, जैसे 15 आ रहे हैं 18 पे पास है, 2-3 नंबरों का दिख जाए, लिखाई 1 पेज है तो कौन पास करने वाला है? उसको खुद को दिल के अंदर पता है कि मैं फेल होऊंगा, 1 पेज लिखने वाले को पता है मैं फेल होऊंगा, और अगर वो गलती से पास हो जाए तो यही कहेगा अरे बेवकूफ बैठे यूनिवर्सिटी में, ऐसी कॉपी चेक करते हैं, ऐसी मार्किंग होती है। और 10 बच्चों से और कहेगा आगे जाकर के तू भाई कुछ भी नहीं कही है, तेरा उद्धार हो जाएगा, ये तो नहीं होता। तो भैया फेल होने वाला कोई चार नहीं है, जो जेन्युइन कैंडिडेट है वो फेल होना चाहिए। अब की बार कोरोना काल में हम लोगों से यही बोला गया कॉपी चेक है, सर आप ढील दें कॉपियों में, स्ट्रिक्टली कॉपी चेक ना करें और जितना हो सके बच्चों को पास करें। तो लगभग बच्चों को पास किया, लेकिन जिसने एक एक पेज लिखा उसको फेल ही किया। उसमें फिर ये नहीं सोचा कि भाई इसका क्या होगा, थर्ड ईयर है, थर्ड ईयर था तो बेटा पढ़ता पहले, तेरे को सब कुछ सोचना था। एक्चुअली वो हैबिट हम खुद बनाते हैं वो सभी बन जाती है। अगर वो थर्ड ईयर उसमें 1 पेज क्यों लिखा तूने, 1 पेज क्यों लिखा, 1 पेज खाली कॉपी में कौन नंबर देगा? मान ले टीचर जज्बाती होकर नंबर दे भी दे, वो गलती से किसी ने कॉपी खींची और वही कॉपी निकल आई, खाली कॉपी में नंबर पकड़ा रखे थे, समझ रहे हो कि नहीं है? भैया मेरा मानना ये है कि थर्ड ईयर तुम्हारी पास हुआ जाओ, आप टीचर की रियायत के क्यों किसी की रियायत लें, अपना 1-1.5 यूनिट तैयार करो, पास हो जाओगे। 1-1.5 यूनिट में इतना ही चाहिए होता है, और क्या चाहिए होता है? 2 क्वेश्चन मिले तो 10 नंबर के ले भाई, हो गया होता है।